स्टूडेंट्स, तो आज विलियन वाले चैप्टर का नया टॉपिक लेने जा रहा हूँ और वो है सॉल्युबिलिटी विलायता। क्या होता है सॉल्युबिलिटी? ध्यान से सुनिए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ a solute dissolved in a particular amount of a solvent or solution at a particular temperature is called solubility of the solute, and this type of solution is called saturated solution। यानी विलय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक या विलयन के निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, उसे उस विलय पदार्थ की विलायता कहते हैं और इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अब विलय पदार्थ की विलायता को चार फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट फैक्टर्स, अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स जो इफेक्ट डालते हैं सॉल्युबिलिटी पर। तो फर्स्ट होता है टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड होता है प्रेशर, थर्ड होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट और फोर्थ होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये 4 फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर यानी ताप, सेकंड प्रेशर दाब, थर्ड नेचर ऑफ सॉल्यूट यानी विलायक की प्रकृति और फोर्थ है नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक की प्रकृति। ये 4 कारक हैं जो विलयता पर अपना प्रभाव डालते हैं, अब मैं पहले बात करूंगा ठोसों की द्रव में विलयता और उसके बाद बात करूंगा गैसों की द्रव में विलयता। तो बच्चों, अब मैं फर्स्ट बात कर रहा हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, यानी ठोसों की द्रव में विलयता की बात करने जा रहे हैं। और आपको ये दिमाग में रखना है कि ठोसों की द्रव में विलयता को मोल पर लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। ठोसों की द्रव में विलयता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। इसमें मोल प्रति लीटर, यानी solubility of solid in liquids expressed in mole per liter। इसका मीन क्या हुआ कि number of moles of a solute dissolved in a particular amount of a solution। ये ऐसे ना बोल के ऐसे बोल सकते हैं, number of moles of a solute dissolved in 1 liter solution, क्योंकि ये मोल पर लीटर मोलरिटी होता है, मोलरता। तो मोलरता की परिभाषा क्या है कि विलय पदार्थ के ग्राम मोल्स की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोलरता। और मोलरता को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मोल प्रति लीटर में। तो डेफिनेशन सुनिए दोबारा से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी को किस में एक्सप्रेस करते हैं? मोल पर लीटर में। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हो गई डेफिनेशन, जो मोलरिटी की डेफिनेशन है वही सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड की डेफिनेशन होगी। क्लियर है ना? तो जो मोलरता की परिभाषा है उसे ही आप क्या कहेंगे? ठोसों की द्रव में विलयता। और परिभाषा क्या बोली मैंने? याद है आपको? विलय पदार्थ के मोलों की वह संख्या या ग्राम मोलों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो, उसे हम उस सॉलिड की विलयता कहते हैं। इसमें द्रव। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ये फैक्टर्स की बात करने जा रहा हूं कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड को अफेक्ट डालते हैं, लिक्विड पर अपना अफेक्ट डालते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो होता है बेटा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बेटा सॉल्यूट का मीन विलय और सॉल्वेंट का मीन विलायक की प्रकृति से बात कर रहे हैं कि
विलय और विलायक की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम, then solubility of solids in liquid will be increases। अगर विलय और विलायक की प्रकृति समान है तो आपको ध्यान रखना है कि ठोसों की द्रव में विलयता बढ़ जाएगी। और अगर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर डिफरेंट, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर डिफरेंट है तो solubility of solid in liquids decreases, वो कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब जैसे एक कहावत है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक्स, तो समान समान को घुलता है। जैसे NaCl, NaCl इसको आप वाटर में डिसॉल्व करें तो बेटा ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी हायर होगी, ठीक है। लेकिन अगर NaCl को आप बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो NaCl की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि NaCl भी पोलर है यानी ध्रुवीय है और H2O भी ध्रुवीय है, पोलर है, तो सेम सेम को डिसॉल्व करता है तो NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। और NaCl पोलर है, ध्रुवीय है, और बेंजीन अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, तो NaCl की सॉल्युबिलिटी बेंजीन में डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट पॉइंट था फैक्टर का। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करने जा रहा हूँ और वो सेकेंड पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर सेकेंड पॉइंट कौन सा है? टेम्परेचर। तो नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट के बाद सेकेंड फैक्टर लेने जा रहा हूँ मैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो बेटा आपको ध्यान रखना है टू टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं, टू टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं। एक वो सॉलिड होते हैं या एक वो सॉलिड है जिनको आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो कौन सा प्रोसेस हो गया? एंडोथर्मिक हो गया ना। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर को राइज करते हैं तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। कहने का मीन है कि अगर कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको विलायक में डालने पर उष्मा का अवशोषण हो जाए और उष्मा का अवशोषण होता है तो ये प्रक्रम उष्मा शोषी प्रक्रम है और उष्मा शोषी प्रक्रमों में ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव में विलयता बढ़ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। जैसे NH4Cl, NH4NO3, KNO3 एटसेट्रा, इनको अगर आपने सॉल्वेंट में डाला, वाटर में डाला, तो बेटा इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को राइज करने पर इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर को बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे इनको आप वाटर में डालेंगे तो ये वाटर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वाटर कैसा हो जाएगा? ठंडा। और वाटर जब ठंडा होगा तो इसका मीन दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये उष्मा शोषी प्रक्रम है और उष्मा शोषी प्रक्रमों के लिए यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो ठोसों की द्रव में विलयता बढ़ जाती है। लेकिन दूसरे प्रकार के भी सॉलिड्स होते हैं, ठोस होते हैं, जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर या सॉल्वेंट में डालने पर वे हीट को रिलीज करते हैं, यानी हीट उष्मा का उत्सर्जन करते हैं। और जब वो उष्मा का उत्सर्जन करेंगे तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया? उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जब भी आप टेम्परेचर को राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स डिक्रीज होगा। मैंने कहा है कि कुछ सॉलिड ठोस ऐसे होते हैं जिनको सॉल्वेंट में या वाटर में डिसॉल्व करने पर वे हीट को रिलीज करते हैं, यानी उष्मा का उत्सर्जन करते हैं। तो ये प्रोसेस उष्माक्षेपी हो गया, और उष्माक्षेपी होगा तो सॉल्वेंट या वाटर गर्म हो जाएगा, बॉइल्ड हो जाएगा ना। और जब वो बॉइल होगा तो उस कंडीशन में आपने टेम्परेचर को राइज किया तो सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठोसों की द्रव में विलयता कम हो जाएगी। तो वो सॉलिड कौन से? जैसे CaCO3, CaOH का होल ट्वाइस एटसेट्रा। कैल्शियम के मोस्टली कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको सॉल्वेंट में डालने पर हम गर्म करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं सेकेंड टॉपिक लेने जा रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। अभी तक आप पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो बेटा solubility of gases in liquid can be explained on the basis of term
एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। क्या लिखा मैंने कि गैसों की द्रव में विलायता को परिभाषित करने के लिए एक टर्म यूज में लेते हैं, उसका नाम है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। हिंदी में कहते हैं अवशोषण गुणांक, हिंदी में कहते हैं अवशोषण गुणांक। इसके आधार पर आप गैसों की द्रव में विलायता को परिभाषित कर सकते हैं। अब क्या है ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, अवशोषण गुणांक? ध्यान से सुनिए। अब डेफिनेशन क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू द बेंसन, एक साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट है बेंसन। कौन सा साइंटिस्ट है? बेंसन। अकॉर्डिंग टू द बेंसन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एनटीपी dissolved in a unit volume of a solvent at a particular temperature and 1 atm pressure is called absorption coefficient. दोबारा से एक बार सुन ले। The volume of gas at NTP, the volume of gas at NTP dissolved in unit volume of a solvent at a particular temperature and 1 atm pressure is called absorption coefficient. हिंदी में सुनिए। बेंसन के अनुसार निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप व दाब पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक कहलाता है। अब अवशोषण गुणांक जो आप लिख रहे हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। कहने का मीन है कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अगर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी इंक्रीज होगी। अवशोषण गुणांक अगर बढ़ेगा तो गैसों की द्रव में विलायता बढ़ेगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी वैल्यू के आधार पर, अवशोषण गुणांक या एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू के आधार पर हम गैसों की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक, अब आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ नेक्स्ट, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो देखिए, तो बच्चों बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है। उसमें फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट। फर्स्ट फैक्टर कौन सा लेने जा रहा हूं मैं? नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा ध्यान रखना, गैसेस व्हिच रिएक्ट द सॉल्वेंट एंड फॉर्म ए कंपाउंड आर मोर सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट। यानी वे गैसेस जो सॉल्वेंट के साथ, विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक का निर्माण करती है, उनकी विलायक में विलायता ज्यादा होती है। क्लियर? जैसे NH3 है, वाटर में डिसॉल्व किया तो NH4OH कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। CO2 है, वाटर में डिसॉल्व किया H2CO3 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। इट मीन दीज गैसेस आर मोर सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट बिकॉज दीज गैसेस रिएक्ट विद सॉल्वेंट एंड फॉर्म कंपाउंड। क्लियर हो गया? सेकेंड, वे गैसेस की बात करते हैं अपन जो, उन गैसेस की बात करते हैं जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, जैसे O2, N2, H2, He। इनकी बात कर रहे हैं। ये सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती है, और जब सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी और कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो दीज गैसेस आर लेस सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। तो इन गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो लेस होगी सॉल्वेंट। अब एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जिन गैसेस का हायर होता है, जिन गैसेस का अवशोषण गुणांक ज़्यादा होता है, उनकी विलायता विलायक में ज़्यादा होती है, और जिन गैसेस का अवशोषण गुणांक एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कम होता है, उनकी विलायता कम होती है। तो मैंने यहाँ पर ये जो गैसेस हैं NH3, CO2, इनका अवशोषण गुणांक एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज़्यादा है तो ये सॉल्युबिलिटी हायर है। इनकी
एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अवशोषण गुणांक कम है तो इनकी वलयता कम है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? अब मैंने गैसेस की सॉल्युबिलिटी का डिसेंडिंग ऑर्डर बनाया है। कौन सा? डिसेंडिंग, घटता हुआ क्रम। गैसों की द्रव में विलयता का घटता हुआ क्रम आपके सामने बना है और यही क्रम इनकी अवशोषण गुणांक का भी घटता हुआ क्रम होगा। क्यों? क्योंकि इधर जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा हूँ, तो आप इधर से इधर जाएंगे तो विलयता कम हो जाएगी द्रव में। तो NH3 की विलयता सबसे ज्यादा है, इसका मतलब NH3 का अवशोषण गुणांक भी सबसे ज्यादा। फिर HCl उससे लेस SO2, उससे लेस H2S, उससे लेस CO2, उससे लेस C2H2, उससे लेस O2, उससे लेस N2 और उससे लेस H2। ये अवशोषण गुणांक का घटता हुआ क्रम है और यही गैसों की द्रव में विलयता का घटता हुआ क्रम है। एक बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, कुछ गैसेज ऐसे होती हैं जैसे H2 है, हीलियम है, जब इनको आप वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये हीट का एब्जॉर्प्शन करती है, हीट का अवशोषण करती है। और जब हीट का कोई अवशोषण करेगा तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? उष्माशोषी एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए जब टेम्परेचर को राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी ना। तो ध्यान रखना है कि H2 और He ये अपवाद है, जब इनको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये हीट यानी उष्मा का अवशोषण करती है, हीट का एब्जॉर्प्शन करती है। और जब हीट का एब्जॉर्प्शन होगा तो दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। कहने का मीन है ये उष्मा शोषी प्रक्रम हो गया। और उष्मा शोषी प्रक्रम के लिए यदि आप ताप को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली विलयता बढ़ जाएगी। तो H2 He की विलायक में डालने पर बढ़ती है, घटती नहीं है। ये अपवाद स्वरूप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके सामने फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट में नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात कर ली। सेकंड जो फैक्टर होता है नंबर 2, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो पोलर गैसेस होती हैं यानी ध्रुवीय गैस जो होती है वो ध्रुवीय विलायक में ज्यादा विलय होती है। ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में ज्यादा विलय होती है, यानी पोलर गैसेस इज मोर soluble in polar solvent and non-polar gases is less soluble in polar solvent। जो अध्रुवीय गैस है वो ध्रुवीय विलायक में कम घुलनशील होती है, कम घुलती है, उनकी विलयता कम हो जाती है। ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट का पॉइंट है। अगला जो थर्ड पॉइंट आता है इसका वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम बात करें तो बेटा नेक्स्ट जो फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स को इफेक्ट डालने वाला वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी ताप का प्रभाव। अब ताप के प्रभाव की हम बात करने जा रहे हैं तो बेटा जब किसी भी गैस को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हीट रिलीज होगी, आपको ध्यान रखना है। यानी heat is released when a gas is dissolved in a solvent। तो जब हीट रिलीज हो रही है गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर यानी गैस को विलायक में विलय करने पर हीट का सर्जन हो रहा है, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? एक्सोथर्मिक यानी उष्माक्षेपी। और उष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर आपने टेम्परेचर को राइज कर दिया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर को राइज करने पर गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, तो ध्यान रखें। जैसे NH3 को वाटर में डिसॉल्व किया या CO2 को वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको पता है यहाँ बनता है NH4OH प्लस हीट। ठीक है, यहाँ बनता है H2CO3 प्लस हीट। हीट रिलीज हो रहा है तो इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को अगर आप राइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज हो जाएगा। ये थर्ड पॉइंट था फैक्टर्स का जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब जो फोर्थ पॉइंट बचा वो आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपको जनरली ध्यान रखना है कि जो प्रेशर होता है ना गैसेस का,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। प्रेशर को आप राइज करेंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में इंक्रीज होगी, यानी गैसों की विलायता द्रव में बढ़ जाएगी। कब? जब प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसको मैं यहाँ पे इस क्लास में नहीं पढ़ाती, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें हेनरी लॉ आएगा। ठीक है, अगर आपको अभी तक जो पढ़ाया मैंने वो टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।